साल 1950। बॉम्बे का बंदरगाह। एक 24 साल का दुबला पतला लड़का दिन रात जहाज़ों से भारी बोरियों और सामान उठाता है। दिन भर पसीना बहाने के बाद उसे मुश्किल से कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। लेकिन इस लड़के की आंखों में एक अजीब सा जुनून था। वो अक्सर समंदर की तरफ देखकर कहता था, एक दिन इस पूरे शहर पर मेरा राज होगा। अगले 20 सालों में इस कुली ने कुछ ऐसा किया कि पूरी मुंबई का निजाम बदल गया। बड़ी बड़ी फिल्मों के सुपरस्टार्स उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते थे। शहर के बड़े राजनेता उससे सलाह लेकर फैसले करते थे और पुलिस के आला अधिकारी उसके घर के चक्कर काटते थे। उसने मुंबई में अपराध का धंधा ही बदल दिया, बिना एक भी गोली चलाए। उसकी एक आवाज़ पर पूरी मुंबई रुक जाती थी। लोग उसे कहते थे हाजी मस्तान, मुंबई का पहला गॉडफादर। लेकिन तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से आया एक आम लड़का मस्तान हैदर मिर्जा बॉम्बे का सबसे बड़ा स्मगलर कैसे बन गया? आज की इस डीप डाइव केस स्टडी में हम हाजी मस्तान की जिंदगी के उन पन्नों को पलटेंगे जो आज भी पर्दे के पीछे छिपे हैं। मस्तान का जन्म 1926 में तमिलनाडु के पेनाईकुलम में हुआ था। जब वो महज 8 साल का था तो उसका पूरा परिवार किस्मत चमकाने बॉम्बे आ गया। पिता ने साइकिल मरम्मत की दुकान खोली, पर गुजारा नहीं हुआ। थक हार कर मस्तान ने डॉक्स पर कुली का काम शुरू किया। वहाँ काम करते करते मस्तान ने एक बात नोटिस की। उस दौर में देश आज़ाद हो चुका था और भारत सरकार ने विदेशी सामान, खासकर सोने चांदी और इलेक्ट्रॉनिक्स के इम्पोर्ट पर भारी पाबंदी और टैक्स लगा रखा था। इसका मतलब था कि जो सामान बाहर 10 रुपए का मिलता है वो भारत में 100 रुपए में भी मिलना मुश्किल था। मस्तान ने बाजार के इस गैप को समझ लिया। तभी मस्तान की मुलाकात एक अरब स्मगलर सुकूर नारायण बिकिया से हुई। दोनों ने एक डील की। दुबई और खाड़ी देशों से जहाजों में छुपाकर सोना और लग्जरी आइटम्स बॉम्बे के समंदर तक लाए जाते। मस्तान का काम था उन जहाजों से सामान को कस्टम और पुलिस की नजरों से बचाकर शहर के अंदर पहुंचाना। मस्तान ने बाहुबल के बजाय दिमाग लगाया। उसने डॉक्स के स्थानीय कस्टम अधिकारियों और पुलिस को रिश्वत देना शुरू किया। उसका मानना था हर उस इंसान को खरीद लो जो रास्ते का रोड़ा बन सकता है। कुछ ही सालों में मस्तान का नेटवर्क इतना मजबूत हो गया कि बिना किसी शोर शराबे के रोज लाखों रुपए का अवैध सोना बॉम्बे के बाजारों में उतरने लगा। मस्तान अब सिर्फ कुली नहीं था, वो बॉम्बे का सबसे बड़ा स्मगलिंग किंग बन चुका था। हाजी मस्तान बाकी अपराधियों जैसा बिल्कुल नहीं था। उसे गोली चलाना पसंद नहीं था, ना ही वो कभी आम लोगों से हफ्ता वसूली या डराने धमकाने का काम करता था। उसका मानना था कि धंधा दिमाग से चलता है, ताकत से नहीं। उसने समाज में अपनी एक ऐसी इमेज बनाई जो बिल्कुल साफ सुथरी थी। वो हमेशा चमचमाती हुई सफ़ेद मर्सिडीज बेंज गाड़ी में घूमता था, बिल्कुल कड़क सफ़ेद कपड़े पहनता था और हाथ में हमेशा एक बेहद कीमती सिगरेट होती थी। उसका बंगला मस्तान विला सोफिया कॉलेज के पास था, जहां रोज फरियादी अपनी फरियाद लेकर आते थे और मस्तान उन्हें खुले हाथों से पैसे बांटता था। धीरे धीरे लोग उसे गरीबों का मसीहा मानने लगे थे। लेकिन मस्तान का सबसे बड़ा क्रेज था बॉलीवुड। मस्तान को फिल्मों का बेहद शौक था और वो बड़ी बड़ी फिल्मों को फाइनेंस करता था। कहा जाता है कि उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार उसके बंगले पर आते जाते थे। एक दिलचस्प किस्सा यह भी है कि मस्तान को उस दौर की सबसे मशहूर एक्ट्रेस सोना इतनी पसंद आई कि उन्होंने उनसे शादी कर ली और उनके लिए कई फिल्में भी बनाई। मस्तान ने अंडरवर्ल्ड के अपराध को एक कॉर्पोरेट बिजनेस की तरह सेट कर दिया था। लोग उसे डॉन नहीं सेठ कहकर बुलाते थे। लेकिन शहर में हमेशा यह शांति नहीं रहने वाली थी, क्योंकि समंदर के किनारे एक और तूफान उठ रहा था। 1970 के दशक आते आते बॉम्बे अंडरवर्ल्ड में 3 बड़े नाम सामने आए। पहले थे हाजी मस्तान, जो स्मगलिंग के बेताज बादशाह थे। दूसरे थे करीम लाला, जो पठान गैंग के लीडर थे और जुआ, अवैध कब्जा और हाथापाई के धंधे संभालते थे। और तीसरे थे वरदराजन मुदलियार, जो साउथ इंडियन कम्युनिटी में एक्टिव थे और कच्ची शराब का बिजनेस करते थे। हैरानी की बात यह है कि इन तीनों के बीच कभी कोई बड़ा गैंगवार नहीं हुआ, क्योंकि हाजी मस्तान ने एक टेबल पर बैठकर धंधे का शांति से बंटवारा कर दिया था। मस्तान ने साफ कहा, आपस में लड़ेंगे तो पुलिस का फायदा होगा, चुपचाप अपना अपना धंधा करो और कमाओ। इस आपसी तालमेल ने मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन इस पूरे अंडरवर्ल्ड की तस्वीर तब बदली जब 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी के दौरान सरकार ने स्मगलर्स पर अब तक का सबसे बड़ा क्रैकडाउन किया। हाजी मस्तान को मीसा कानून के तहत पकड़कर जेल में डाल दिया गया। जेल के उन दिनों ने मस्तान की सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसे समझ आ गया था कि अगर कानून और सरकार से हमेशा के लिए बचना है तो इस काले धंधे को छोड़ना ही पड़ेगा। जेल से बाहर आने के बाद हाजी मस्तान ने एक बड़ा ऐलान किया। उसने कहा, मैं अब स्मगलिंग का धंधा हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ।
उसने सच में अपराध से तौबा कर ली और खुद को एक सोशल वर्कर और लीडर के रूप में पेश किया। उसने एक राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम था दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ। वो अब मंचों से गरीबों और पिछड़ों के हक की बात करने लगा था। लेकिन मस्तान के पीछे हटते ही मुंबई अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल उन लोगों के हाथों में चला गया जो दिमाग से नहीं बल्कि गोली, बम और आतंक से बात करते थे, जैसे दाऊद इब्राहिम। मस्तान ने जिस मुंबई को शांति से चलाया था वो मुंबई अब गैंग वॉर के खून से लाल होने वाली थी। साल 1994 में हाजी मस्तान की दिल का दौरा पड़ने के कारण मौत हो गई। हाजी मस्तान भले ही दुनिया से चला गया लेकिन उसकी जिंदगी पर बॉलीवुड ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई। अमिताभ बच्चन की कालजयी फिल्म दीवार में विजय का किरदार और अजय देवगन की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में सुल्तान मिर्जा का किरदार पूरी तरह से हाजी मस्तान की रियल लाइफ से प्रेरित था। मस्तानी कहानी में सिखाती है कि कैसे एक आम कुली ने पूरे देश के सिस्टम को हिलाकर रख दिया था, पर अंत में उसे भी समझ आ गया कि गलत रास्ते का अंजाम कभी सही नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको हाजी मस्तान की है केस स्टडी कैसी लगी? क्या आप मुंबई अंडरवर्ल्ड के दूसरे डॉन्स जैसे करीम लाला या वरदराजन पर भी ऐसी डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।